हेलो दोस्तों, अब तक हेवलर का अवसर लागत सिद्धांत, जिसमें हम व्यापार संतुलन का नवक्लासिकल जो विश्लेषण कर रहे थे, उसके अंतर्गत मैंने आपको जो अध्ययन कराया है उसमें श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है, इसका अध्ययन कराया है। प्रोफेसर हेवलर के सिद्धांत की आधारभूत संरचना क्या है, इसका अध्ययन कराया है। इसके साथ ही प्रोफेसर हेवलर के अवसर लागत सिद्धांत का जो विश्लेषण है वह मैंने पूरी तरह से विश्लेषण किया है और विश्लेषण के साथ ही समान प्रतिफल लागत की जो दशा है उसका अध्ययन कराया और बढ़ती हुई लागत की दशा का अध्ययन कराया है। और बढ़ती हुई लागत की दशा के अध्ययन के साथ ही ह्रासमान लागत का भी अध्ययन हमने किया है। और इसके साथ ही अब जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दशाएं, यानी कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो दशाएं हैं उन दशाओं को 3 स्थितियों के अधीन हम उनको स्पष्ट करते हैं। और पहली जो दशा है वह है जब अवसर लागतें बढ़ती हों। फर्स्ट पॉइंट है जब अवसर लागतें बढ़ती हों। सेकंड है जब अवसर लागतें घटती हों। और थर्ड पॉइंट है जब अवसर लागतें समान हों। इनके अंतर्गत हम आज जो अध्ययन करेंगे वह एक तो जब अवसर लागतें बढ़ती हों इसका अध्ययन करेंगे, और दूसरे नंबर पर जब अवसर लागतें घटती हों इनका अध्ययन करेंगे, और तीसरी वाली जो अवसर लागतें हैं इनका अध्ययन हम अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही लागतें काफ़ी डिस्क्रिप्टिव हैं। इसलिए आज हमने जो डिसीजन लिया है उसके अंतर्गत आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं वह 2 लागतों का अध्ययन करेंगे, यानी जो व्यापार की दशाएं हैं उनमें 2 दशाओं का हम अध्ययन करेंगे। और सबसे पहली जो दशा है अवसर लागत बढ़ती है इसका अध्ययन करते हैं, यानी ट्रेड ऑफ कंडीशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसके अंतर्गत स्थिर अवसर लागतों के अधीन उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा के तौर पर होता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि 2 वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की जो दर है वह समान होती है। अतः वस्तुओं के उत्पादन की सापेक्षिक लागतें भी समान होती हैं, और स्थिर लागतों की दशा में उत्पादन संभावना रेखा ही कीमत रेखा कहलाती है। व्यापार से लाभ की जो संभावना है वह तब उत्पन्न होती है जब दोनों देशों के उत्पादन संभावना वक्रों का ढाल भिन्न भिन्न हो। जब दोनों देशों के उत्पादन संभावना वक्र एक दूसरे के समांतर हों तब व्यापार नहीं होता, क्योंकि दोनों देशों का जो सापेक्षिक कीमत लागत अनुपात है वह समान होता है। अब देखिए, इसके लिए मैं एक रेखा चित्र का निर्माण कर रहा हूँ। उस रेखा चित्र के माध्यम से अपन समझ लेंगे
कि समान स्थिति में व्यापार कैसे नहीं होता है। देखिए रेखा चित्र मेरे साथ ही आप तैयार कीजिए। मूल बिंदु O, X और Y, यहाँ दो देश हैं और दोनों के ही उत्पादन संभावना जो वक्र हैं, एक है A डैश, दूसरा है B और B डैश। ये X वस्तु है और यह Y वस्तु है। और इसके अंतर्गत देखिए कि यह डेल्टा X की स्थिति है और ये डेल्टा Y की स्थिति है। अब देखिए रेखा चित्र में OX अक्ष पर और OY अक्ष पर मैंने OA और OA डैश, या ये कहें कि A डैश और B डैश जो उत्पादन संभावना वक्र हैं, और इनके अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो जो रेखा चित्र है, इस रेखा चित्र में A डैश यानी A और A डैश रेखा का जो ढाल है, A डैश रेखा का ढाल बराबर होता है y/x के। इसी तरह से B डैश रेखा का ढाल इजिकल टू क्या होगा, y/x। अब देखिए रेखा A डैश रेखा का जो ढाल है y/x, इसे हम यानी OA/OA डैश इजिकल टू OB/OB डैश से भी स्पष्ट करते हैं। यानी अगर A डैश रेखा का ढाल y/x है तो OA/OA डैश हो जाएगा। B डैश रेखा का जो ढाल है y/x है तो OB/OB डैश होगा। लेकिन जब A डैश होता है तब B और B डैश रेखाओं के जो ढाल हैं वह क्या हो जाएंगे, रेखाओं के जो ढाल हैं यानी A डैश तथा B डैश रेखाओं के ढाल बराबर क्या हो जाएंगे, डेल्टा y/डेल्टा x। क्या हो जाएंगे, डेल्टा y/डेल्टा x द्वारा भी हम इसे प्रदर्शित करते हैं। और जो दोनों ही समान हैं, कैसे हैं, समान हैं, अतः y वस्तु को उत्पादित करने की जो सापेक्षिक लागत है वह x वस्तु के रूप में समान है। अतः व्यापार करने के लिए जो लाभप्रद अवसर है वह नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि इस दशा में दोनों ही देशों के मध्य व्यापार नहीं होगा। तो फिर व्यापार कैसे होगा? तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जब समान लागतों की दशाएं हैं तो व्यापार से लाभ
तब होगा जब कि दोनों देशों की जो उत्पादन संभावना रेखाएं हैं वह भिन्न भिन्न हों। कैसी हों? भिन्न भिन्न हों। और इसके लिए मैं आपके समक्ष फिर एक पैनल रेखा चित्र का निर्माण करता हूं और पैनल रेखा चित्र से हम इस चीज़ को स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए, पैनल रेखा चित्र अब हम बनाएंगे आपके समक्ष। देखिए, पैनल रेखा चित्र बनाते हैं। छोटे छोटे चित्र बनाने होंगे क्योंकि बोर्ड छोटा है, इसलिए इसी पर मुझे चारों ही पैनल चित्र तैयार करने हैं। दूसरा, अब देखिए, मैंने आपके समक्ष 4 पैनल चित्रों का निर्माण कर रहा हूं, यानी मूल बिंदु O, X और Y। इसी तरह से O, X, Y, O, X, Y, O, X और Y। अब देखिए, मैंने वहाँ यानी ए डैश, बी डैश 2 उत्पादन संभावना रेखाएं खींची थीं। इस तरह से यहाँ भी हम 2 उत्पादन संभावनाएं रेखाएं खींचेंगे। दूसरे वाले में देखें, तीसरा, और इसके साथ ही चौथा, इसमें देखिए अब देखिए, मैंने 2 उत्पादन संभावनाएं जो रेखी खींची हैं, यानी ए डैश और बी डैश, सेम ए डैश, बी डैश और ए डैश, बी डैश और यहाँ ए डैश, बी डैश और बी। अब इन्हें मैंने यानी ए, बी, सी और डी, इनको नाम दिया हुआ है ABCD। और इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जो मैंने आपके समक्ष पैनल चित्र तैयार किए हैं, उसमें रेखा चित्र जो पैनल तैयार किया है उसमें ABC और D में उत्पादन संभावना जो रेखाएं हैं, यानी ए डैश, बी डैश हैं। और रेखा चित्र में बी देशों को X वस्तु के उत्पादन में लाभ प्राप्त होता है। किसमें? रेखा चित्र A में
क्या होता है, बी देश को एक्स वस्तु के उत्पादन में लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ देखिए ये दूरी और ये दूरी ज़्यादा है, इसलिए जो बी देश है उसको एक्स वस्तु के उत्पादन में लाभ प्राप्त होता है। वहीं बी रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि ए डैश और बी डैश में जो बी देश है उसको जो उत्पादन में लाभ प्राप्त होता है वह बाई वस्तु के उत्पादन में लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जो ए डैश और बी डैश है रेखा चित्र सी में, और यहाँ सी में जब हम देखते हैं तो सी में ए देश को एक्स वस्तु के उत्पादन में तथा बी देश को बाई वस्तु के उत्पादन में लाभ प्राप्त होता है। लेकिन जो डी है, डी में यानी ए डैश और बी डैश जो देश हैं, ये देश एक ही पॉइंट पर यानी एक्स एक्सिस पर एक ही बिंदु पर उत्पादन करते हैं। लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में जो ए देश है उसको बाई वस्तु के उत्पादन में कम लाभ प्राप्त होता है, जबकि बी देश को बाई वस्तु के उत्पादन में अधिक लाभ प्राप्त होता है। लेकिन एक्स एक्सिस पर एक ही बिंदु पर ये दोनों ही उत्पादन करते हैं, और जब ये दोनों ही उत्पादन करते हैं तो बी देश को अधिक लाभ ए देश की अपेक्षा होता है। फिर देखिए बात आती है कि व्यापार का विवेचन कैसे करते हैं। तो व्यापार की स्थिति का अब हम विवेचन करेंगे। तो व्यापार की स्थिति की विवेचन के लिए फिर से हम एक नए रेखा चित्र का निर्माण करेंगे। तो देखिए फिर नए रेखा चित्र का निर्माण करता हूं मैं आपके समक्ष। अब देखिए नए रेखा चित्र का एक और निर्माण करते हैं। y ये o ये x एक्सिस है, और यहाँ देख रहे हैं आप a और a डैश b और b डैश। अब देखिए यही मैं दूसरे कलर से आपके समक्ष यह जो बिंदु है, यह बिंदु जिसे मैंने D का नाम दिया है और ऊपर जो नाम दिया है वह Z डैश है और ये D डैश है। D डैश सेम उसी कंडीशन में यहाँ से भी हम एक रेखा खींचते हैं। देखिए और ये C डैश और ये Z है, और ये जो रेखा है यह कीमत रेखा है जिसे मैं BA डैश कीमत रेखा से प्रदर्शित किया है, और यह X वस्तु है, Y वस्तु। अब देखिए जो रेखा चित्र है, इस रेखा चित्र में माना कि A व B देश समान आर्थिक आकार के हैं, लागतों के तुलनात्मक अंतर भी हैं, और A देश का
जो उत्पादन संभावना वक्र है वह ए डैश है, और बी देश का उत्पादन संभावना वक्र है बी डैश। ए देश का उत्पादन संभावना वक्र ए डैश है, बी देश का उत्पादन संभावना वक्र बी यानी बी डैश है, और यहीं बी ए डैश एक कीमत रेखा है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जो यह स्पष्ट करता है कि क्या ए डैश यह स्पष्ट करता है कि स्थिर उत्पादन साधनों से ए देश एक्स वस्तु की ओ ए डैश क्या यानी ए देश क्या करता है, ए देश ओ ए डैश किसकी, एक्स वस्तु की, एक्स वस्तु की मात्रा क्या है, ए देश ओ ए डैश जो एक्स वस्तु की मात्रा और वाई वस्तु की ओ ए मात्रा, वहीं जो वाई वस्तु है उसकी ओ ए मात्रा, वाई वस्तु की ओ ए मात्रा का उत्पादन करता है। यहाँ देख रहे हैं कि जो ए देश है वह एक्स वस्तु की ओ ए डैश मात्रा तथा वाई वस्तु की ओ ए मात्रा का उत्पादन करता है, जबकि ए डैश रेखा पर स्थित किसी भी संयोग पर एक्स व वाई वस्तु की मात्राएं उत्पादित होती हैं। दूसरी तरफ बी देश का जो उत्पादन संभावना वक्र है वह बी डैश है, और जो यह स्पष्ट करता है कि स्थिर उत्पादन के साधनों से बी देश एक्स वस्तु की, अब बी देश यानी बी देश एक्स वस्तु की उत्पादन मात्रा यानी उत्पादन मात्रा कितनी होगी, ओ बी डैश क्या होगी, ओ बी डैश होगी, जबकि वाई वस्तु की उत्पादन मात्रा क्या होगी, ओ बी होगी। ओके, अब देखिए यहाँ जब ओ बी मात्रा उत्पन्न कर रहा है या उत्पन्न कर सकता है, तब बी डैश रेखा पर स्थित किसी भी संयोग पर एक्स व वाई वस्तु की जो विभिन्न मात्राएं हैं उनको उत्पादित कर सकता है, और उत्पादन संभावना वक्रों से यह स्पष्ट होता है कि ए देश को एक्स वस्तु के उत्पादन में, ए देश को एक्स वस्तु के उत्पादन में और बी देश को वाई वस्तु के उत्पादन में क्या होता है, बी देश को वाई वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक सापेक्षिक लाभ होगा। यदि व्यापार के उपरांत ए देश पूर्णतः एक्स वस्तु के विशिष्टीकरण में या एक्स वस्तु के उत्पादन में तथा बी देश वाई वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेते हैं, तो दोनों देशों में ए व बी एक्स व वाई वस्तुओं का विनिमय नई मूल्य रेखा, अब नई मूल्य रेखा कौन सी है, बी ए डैश, नई मूल्य रेखा क्या होगा, ए डैश बी या बी ए डैश पर करेंगे, जहां यह भी माना गया है कि बी देश वाई वस्तु की सी बी मात्रा, बी देश वाई वस्तु की सी बी मात्रा क्या करेगा, सी बी मात्रा
निर्यात करता है तथा ए देश बी देश की CZ मात्रा का आयात करता है। दूसरी तरफ ए देश एक्स वस्तु की A' D यानी A' D मात्रा का निर्यात तथा बी देश से DZ' मात्रा व बाई वस्तु का आयात करता है और इस स्थिति में दोनों देशों के व्यापार से लाभ की प्राप्ति होती है। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि घरेलू व्यापार में बाई वस्तु में BC, अब देखिए B और C जो मात्रा है उस मात्रा के बदले X वस्तु की CC' मात्रा यानी C मात्रा क्या हो जाएगा, C मात्रा प्राप्त होती है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में या व्यापार की स्थिति में बाई वस्तु की BC मात्रा के लिए X वस्तु की CZ मात्रा प्राप्त होगी। अतः बी देश को व्यापार से प्राप्त होने वाला शुद्ध लाभ जो होगा वह होगा CZ यानी CZ इजिकल टू क्या होगा, CC डैश इजिकल टू CZ डैश Z, C डैश Z होगा। ठीक इसी प्रकार ए देश को घरेलू व्यापार में DA' मात्रा X वस्तु के विनियोग से D' मात्रा बाई वस्तु की प्राप्त होगी। परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो स्थिति है, इस स्थिति में X वस्तु की जो मात्रा है वह DA' मात्रा के निर्यात से DZ मात्रा बाई वस्तु की प्राप्त होगी। अतः ए देश को व्यापार से शुद्ध लाभ की जो प्राप्ति होती है वह प्राप्ति होगी DZ यानी DZ डैश इजिकल टू D डैश इजिकल टू DZ Z डैश, D डैश और Z डैश होगी। यदि दोनों देश समान आर्थिक आधार के हैं तो व्यापार में दोनों देश क्या करेंगे, विशिष्टीकरण की प्राप्ति करेंगे। और जब ये दोनों ही देश विशिष्टीकरण की प्राप्ति करते हैं तो फिर क्या होता है, यदि एक देश छोटा है और दूसरा देश बड़ा है तो संभव है कि केवल आंशिक विशिष्टीकरण हो। और जब आंशिक विशिष्टीकरण होगा तो यदि बड़े देश में अधिक विशिष्टीकरण हो रहा है तो इससे सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वह छोटे देश को विशिष्टीकरण से फायदा होगा, क्योंकि वह छोटे आर्थिक आकार का देश है, इसलिए उसे ज़्यादा फायदा होगा। फिर बात आती है दूसरी वाली जो कंडीशन है, जो दशाएं हैं, उसके अंतर्गत दूसरी वाली जो दशा है वह है व्यापार की बढ़ती हुई लागतें। अभी मैंने घटती हुई लागतों का अध्ययन किया, फिर व्यापार की बढ़ती हुई लागतों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए व्यापार की बढ़ती हुई लागतें। सेकंड पॉइंट है व्यापार की बढ़ती हुई लागतें। अब देखिए व्यापार की बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत वस्तु के उत्पादन में, यानी जो
इंक्रीजिंग हो रही है, उस इंक्रीजिंग के अंतर्गत वस्तु के उत्पादन में उत्पादन के साधनों की जो मात्राएं हैं उन मात्राओं में किसी निश्चित अनुपात में प्रयुक्त नहीं होती हैं, वरन इसके अनुपात अपूर्ण स्थानापन्नता में कारण बदलते हुए हैं। वस्तुओं के उत्पादन करते समय कुछ निश्चित साधनों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें उत्पाद विशिष्ट कहते हैं। उत्पाद विशिष्ट की जो धारणा है उस धारणा को ही उत्पादन की बढ़ती हुई लागतें हेतु उत्तरदायी होती हैं। उत्पादन की बढ़ती हुई जो लागतें हैं, इन लागतों की दशा में हस्तांतरण जो वक्र है उस वक्र की जो स्थिति है वह संपूर्ण लंबाई में भिन्नता लिए हुए होती है, जो कि दो वस्तुओं की सापेक्षिक उत्पादन लागत के अंतर को स्पष्ट करती है। इसका सापेक्षिक कीमत भी भिन्नता लिए हुए होती है। फिर बात आती है कि केवल उत्पादन संभावना जो वक्र है उस वक्र से ही साम्य का निर्धारण नहीं होता, क्योंकि इसके लिए मांग की जो दशाएं हैं उन दशाओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। साम्य को ज्ञात करने के लिए या ज्ञात करते समय उत्पादन संभावना जो वक्र है उस वक्र के साथ कीमत रेखा को भी हमें ध्यान में रखना होता है। फिर इसके लिए देखते हैं कि नए रेखा चित्र का निर्माण करते हैं और उस नए रेखा चित्र के निर्माण से हम इसे समझेंगे। तो देखिए, चलिए एक और नए रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। ओ एक्स और इधर वाई। यहाँ देखिए, ये उत्पादन संभावना वक्र है। क्या है? उत्पादन संभावना वक्र, जिस पर एक कीमत रेखा हम खींच रहे हैं। वह कीमत रेखा यह कीमत रेखा है, जो कीमत रेखा को मैं ए डैश और उत्पादन संभावना वक्र को ए बी से प्रदर्शित किया है, जहां एक बिंदु है इसका पी और दूसरा जो बिंदु है यह बिंदु है आपका सी। एक है सी और दूसरा है पी, और यह एक्स वस्तु है। नेक्स्ट वाई वस्तु। देखिए, रेखा चित्र में ए बी उत्पादन संभावना वक्र है और जिसमें घरेलू कीमत रेखा ए डैश है। माना कि उत्पादन ए बी रेखा के सी बिंदु पर हो रहा है। उत्पादन किस पर? ए बी रेखा के सी बिंदु पर हो रहा है, और जब सी बिंदु पर हो रहा है तब रेखा चित्र में यह स्पष्ट है कि सी बिंदु पर वाई वस्तु की जो पूर्ति है वह अधिक है और एक्स वस्तु की जो पूर्ति है वह कम है। और वाई वस्तु की पूर्ति अधिक होने के कारण यहाँ क्या होगा? समस्त इकाइयाँ बिक नहीं पाती हैं, और जब समस्त इकाइयाँ बिक नहीं पाती हैं तो बिना बिक्री वाई वस्तु की जो पूर्ति है वह एक्स वस्तु की असंतुष्ट मांग की जो मूल्य रेखा है वह ए
डैश ए डैश के P बिंदु पर संस्थित स्थापित करती है या किस पर, P बिंदु पर स्थापित होती है। और P बिंदु पर जब यह स्थापित होती है तो चूंकि X वस्तु की पूर्ति कम एवं मांग अधिक है तथा उत्पादन के जो साधन हैं इन साधनों को X वस्तु के उत्पादन में अधिक पुरस्कार प्राप्त हो रहा है, अतः साधन Y वस्तु के उद्योग से हटकर क्या होगा, X वस्तु के उद्योग में स्थानांतरित हो जाएंगे। और जब ये हस्तांतरित होते हैं या स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रकार AB व A डैश रेखा के स्पर्श बिंदु जो P है इस P बिंदु पर फिर से स्थापित होते हैं। और जहां वस्तु की प्रतिस्थापन की जो दर है वह कीमत अनुपात के बराबर होती है। और जब यह कीमत अनुपात के बराबर होती है तो यही साम्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यही साम्य की स्थिति होती है। क्या है ये, साम्य की स्थिति। अब देखिए जब ये साम्य की स्थिति होती है तो फिर एक चीज़ और उत्पन्न हो जाती है कि जो दो देश हैं उन देशों के मध्य जो व्यापार की दशा है वह क्या होगी। तो चलिए इसके लिए भी हम फिर एक नए रेखा चित्र का निर्माण करते हैं, यानी दो देशों के मध्य जो व्यापार की दशा है वह कैसे निर्धारित होती है, इसके लिए भी हम फिर एक नए रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ देख रहे हैं दो मैंने आपके समक्ष कीमत रेखाओं का निर्माण किया है। एक है टी जेड यानी टी और टी डैश है, और दूसरी जो कीमत रेखा है वह ई एफ से मैंने प्रदर्शित की है, यानी ई और एफ है। और जो उत्पादन संभावना वक्र है इसे मैं ए डैश से ही प्रदर्शित करता हूँ, ए डैश। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसे मैंने जी का नाम दिया है और यह एक्स है, इसे हम एल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और नेक्स्ट A0 और A1 से प्रदर्शित किया है मैंने इसे, A0 और A1। और यहाँ देखिए यह है एक्स वस्तु, नेक्स्ट वाई वस्तु। अब देखिए रेखा चित्र में ये मूल बिंदु O, ये एक्स एक्सिस, नेक्स्ट वाई एक्सिस। और रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि रेखा चित्र में ए डैश उत्पादन संभावना वक्र है, जिस पर मैंने दो कीमत रेखाएं, एक टी डैश दूसरी ई और एफ नाम से खींची हैं।
और इनके अंतर्गत मैंने जो त्रिभुज तैयार किया है यह क्या है, देखिए जब दो देशों के मध्य व्यापार की जो दशा है उस दशा में जो मैंने आपके समक्ष रेखा चित्र बनाया है, इस रेखा चित्र में ए व बी देशों के मध्य जो उत्पादन संभावना वक्र है वह मैंने आपको बताया कि ए डैश है व बी डैश। अब देखिए एक रेखा चित्र तो ये हो गया, एक और रेखा चित्र का निर्माण करूं तो दूसरा भी रेखा चित्र का हम निर्माण करते हैं। ये बड़ा हो गया है, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, दोनों ही मैं आपके समक्ष एक ही उसमें तैयार कर देता हूं तभी आपकी समझ में आएंगे। देखिए दूसरा भी रेखा चित्र बनाना ही पड़ेगा तभी आपकी समझ में दोनों ही आएंगे। चलिए ए डैश या इसे मैंने अभी नाम दिया था टी और टी डैश, दूसरे को नाम दिया था ई और एफ और इसी के अंतर्गत एक्स और इसे जी का नाम दिया। ये A0 ये एल्फा की कंडीशन थी और यहाँ A1 की कंडीशन है और ये वाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु O है, यह एक्स एक्सिस है और उत्पादन संभावना जो वक्र है इसे हमने ए डैश का नाम दिया है, ए डैश। नेक्स्ट जो रेखा चित्र है वह नेक्स्ट रेखा चित्र जो बी पार्ट बना रहा हूँ, इस बी पार्ट में भी देखिए आप यहाँ देख रहे हैं आप, मैंने उत्पादन संभावना वक्र खींचा है और इसी पर एक जो रेखा है वह यह है और जो दूसरी रेखा है वह दूसरी रेखा कौन सी है, अब यहाँ देख रहे हैं आप कि ये जो रेखा चित्र है इसमें ये जो रेखा चित्र है इसे मैंने बी और बी डैश जो उत्पादन संभावना वक्र है यह दर्शाया है। इसके साथ ही अब यहाँ देख रहे हैं कि जो ये जो बिंदु है इसे मैं दूसरे कलर से आपके समक्ष दिखाता हूँ। यह बिंदु है इसका B0 का, किसका है B0 और इसे मैंने
बीटा से रिप्रेजेंट किया है, और यह जो बिंदु है, यह बिंदु है आपका B1 का। किसका है? B1। और नेक्स्ट जो दिखाया है ये है H बिंदु है, और H बिंदु के साथ ही ये मूल बिंदु O है, ये है X एक्सिस, नेक्स्ट Y एक्सिस, और X वस्तु, Y वस्तु, ये A रेखा चित्र और ये B रेखा चित्र, दोनों मैंने आपके समक्ष बनाए हैं। और इन दोनों के से आप समझेंगे कि देखिए जो रेखा चित्र A है, इस A रेखा चित्र के अंतर्गत A व B दो देशों के मध्य जो व्यापार की दशाएं हैं, उनमें A व B में क्या होता है, रेखा चित्र में A व B देशों के मध्य जो उत्पादन संभावना वक्र हैं वह A डैश B डैश है। साम्य अवस्था में क्या होता है, साम्य अवस्था में A देश का जो उत्पादन है वह उपभोग A0, किस पर? A0 जो उपभोग है वह क्या होगा, A0 बिंदु पर संपन्न होता है, जहां घरेलू कीमत रेखा EF उत्पादन संभावना रेखा A डैश को स्पर्श करती है। इसी प्रकार B देश का जो उत्पादन संभावना वक्र है उसमें B0 क्या, B0 बिंदु पर संपन्न होता है, जहां घरेलू कीमत रेखा C और D जो CD रेखा है वह उत्पादन संभावना रेखा B डैश को स्पर्श करती है। A तथा B देशों में संतुलन की जो स्थिति है उसमें A व B में प्रदर्शित किया गया है कि व्यापार की जो क्रिया है उसमें उत्पन्न होने पर क्या होगा, व्यापार की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया के उत्पन्न होने पर अंतर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात रेखा चित्र में जो मैंने आपके समक्ष बनाए हैं उसमें A में TF, कौन सी? T, और F एक EF T और F क्या होता है, TF रेखा व रेखा चित्र B में T डैश रेखा यानी T डैश रेखा क्या करती है, द्वारा दिखाया गया है। A देश वस्तु के उत्पादन को बढ़ाएगा एवं Y देश या Y वस्तु X वस्तु की तुलना में महंगी हो जाएगी, और जब महंगी हो जाती है तो इस प्रकार A देश का जो संतुलन है वह A1 बिंदु पर संपन्न होगा, जहां अंतर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात रेखा TF उत्पादन संभावना रेखा A डैश को स्पर्श करती है। वहीं B देश में जो साम्य की अवस्था है उस साम्य की अवस्था में B डैश व T डैश रेखा के द्वारा B1 बिंदु पर या B1 बिंदु की जो स्थिति है, इस स्थिति पर यह स्पष्ट होता है कि B देश X वस्तु का उत्पादन में कुशलता प्राप्त कर रहा है। A व B देश में व्यापार की जो क्रिया है वह प्रारंभ होने पर A देश B देश को कुछ मात्रा Y वस्तु की निर्यात करेगा तथा X वस्तु की आयात करेगा। माना कि इस क्रिया द्वारा A देश में G बिंदु पर संतुलन जो प्राप्त होता है, इसी प्रकार B देश A देश से कुछ मात्रा X वस्तु की निर्यात करेगा और Y वस्तु की आयात करेगा एवं H बिंदु पर संतुलन की प्राप्ति होती है।
क्या होता है, यहाँ H बिंदु पर संतुलन की प्राप्ति होती है। और जब यहाँ संतुलन की प्राप्ति होती है तो संतुलन की अवस्था में A देश द्वारा Y वस्तु का निर्यात यानी अल्फा A1 क्या होगा, अल्फा A1 इजिकल टू B देश द्वारा Y वस्तु की आयात मात्रा बीटा H एवं B देश द्वारा X वस्तु का जो निर्यात है वह बीटा B1 इजिकल टू A देश द्वारा X वस्तु की आयात मात्रा अल्फा G है। निष्कर्षतः बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत दोनों देश तुलनात्मक जो लाभ है उस लाभ को प्राप्त होने पर वस्तु में विशिष्टीकरण करते हैं, परंतु विशिष्टीकरण अपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि उत्पादन की जो लागतें हैं वह भी बढ़ती हुई दशा में अपूर्ण विशिष्टीकरण होता है तथा बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत सापेक्षिक कीमतों के केवल उत्पादन संभावना वक्रों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि किस पर, उपभोग उदासीनता जो वक्र हैं उन पर भी निर्भर करती है। रेखा चित्र में A व B देशों के जो उपभोग उदासीनता वक्र हैं वह क्रमशः क्या होंगे। अब देखिए इसके लिए भी फिर एक नई रेखा चित्र का निर्माण करना पड़ेगा, तो अब इसके लिए भी मैं आपके लिए एक और नई रेखा चित्र का निर्माण करता हूं और एक रेखा चित्र हम यहां से हटाएंगे। देखिए यहाँ देख रहे हैं आप एक कीमत रेखा यह है जिस पर उदासीनता वक्र रेखा एक ये है जिसे ए डैश के, और दूसरी जो कीमत रेखा है वह यह है और इस पर उदासीनता जो वक्र है वह यह है। इसे मैंने बी डैश का नाम दिया है और यही जो नई कीमत रेखा है उसे ए डैश और दूसरी बी डैश के नाम से प्रदर्शित किया है। और जो उत्पादन संभावना वक्र रेखा है इसे मैं ए और बी के नाम से प्रदर्शित किया है। ए और बी के नाम से यह एक्स वस्तु है, उधर वाई वस्तु है। अब देखिए क्या होता है, रेखा चित्र में ए व बी जो दोनों देश हैं इन देशों के उपभोग उदासीनता जो वक्र हैं वह पहला जो वक्र है वह क्या है, ए डैश तथा दूसरा जो उदासीनता वक्र है वह बी डैश और बी डैश है। ए व बी देश में उत्पादित की जाने वाली जो वस्तु है वह एक्स तथा वाई वस्तु की जो तुलनात्मक कीमत है वह क्रमशः क्या होती है, कीमत रेखा ए डैश और बी डैश नई कीमत रेखाएं होती हैं जो यह प्रदर्शित करती हैं कि दोनों कीमत रेखाओं के ए डैश व बी डैश के ढाल भिन्न भिन्न हैं। और जब ये भिन्न भिन्न होते हैं तो व्यापार की जो संभावना है तथा व्यापार में साम्य की जो दशा है उस दशा में उदासीनता जो वक्र है उत्पादन संभावना वक्र की स्पर्श द्वारा ए देश में एम और बी देश में एन, तो एम कौन सा, ये एम और दूसरा एन, ये दोनों ही क्या होते हैं बिंदु पर तथा बी देश में क्या होता है, एन बिंदु पर संतुलन की अवस्थाएं होती हैं। फिर देखिए रेखा चित्र में ए देश
वाई वस्तु के उत्पादन में सापेक्षिक लाभ प्राप्त करता है तथा बी देश, लेकिन यहाँ ए देश के उपभोक्ता वाई वस्तु की अधिक मात्रा को चाहेंगे तथा एक्स वस्तु की कम मात्रा को प्रयोग की जाती है, और दूसरी तरफ जो बी देश है वह बी देश एक्स वस्तु के उत्पादन में सापेक्षिक लाभ जो प्राप्त कर रहा है, वहाँ बी देश के उपभोक्ता वाई वस्तु की अधिक मात्रा को चाहेंगे तथा एक्स वस्तु की कम मात्रा प्रयोग की जाती है। ऐसी स्थिति में ए देश में वाई वस्तु का जो उत्पादन है वह उत्पादन लागत व बी देश में एक्स वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ेंगी, और यदि दोनों देशों में कीमत रेखा का जो ढाल है वह ढाल बराबर हो जाए तो व्यापार की संभावना ही समाप्त हो जाती है। और जब व्यापार की संभावना समाप्त हो जाती है तो फिर बढ़ती हुई लागतों के मध्य दो समान आर्थिक आकार के जो देश हैं उन देशों के मध्य व्यापार की जो स्थिति होती है वह क्या होती है, अब हम इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसका भी अध्ययन कर ही लेते हैं। इसके लिए फिर मैं एक नए रेखा चित्र का निर्माण कर रहा हूं, और नए रेखा चित्र से हम यह स्पष्ट कर लेंगे। देखिए एक और नई रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ये। देखिए दो उत्पादन संभावना वक्र हैं, एक है ए और सी, यानी ए सी ये मूल बिंदु ओ, ये एक्स एक्सिस है, और दूसरा जो उत्पादन संभावना वक्र है वह है डी और एफ। क्या है? डी एफ। अब देखिए जो कीमत रेखा मैंने खींची है यह कीमत रेखा है एम और एन। क्या है? एम एन नई ये कीमत रेखा है, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। इस पर हम देख रहे हैं कि अब देखिए यहाँ एक नई कीमत रेखा जो बन जाती है, एक यहाँ पर नई कीमत रेखा है। ये दोनों ही नई कीमत रेखाएं हैं, इनको मैं दोनों को ही अलग अलग कलर से दिखा रहा हूँ। देखिए एक नई कीमत रेखा ये है और दूसरी कीमत रेखा ये है। अब यहाँ दोनों ही जो कीमत रेखाएं हैं इनमें हम देखेंगे यहाँ पर देखिए अब यहीं इसी पर एक तो ये है तो यहीं से और फिर दूसरा वाला यहीं ये उदासीनता वक्र है। अब दोनों ही उदासीनता जो वक्र हैं इन वक्रों पर हम जब देखते हैं तो देखिए यहाँ से
ये एक नया इसमें चित्र बन के तैयार होता है, जो ये के बिंदु है और इसके बाद दूसरा ई बिंदु है, नेक्स्ट डब्लू बिंदु, और ये वाला जो बिंदु है वह है एच है ये, और एक है IC1 IC2, यानी IC और ये भी IC। यहाँ देखिए, फिर इसके बाद में यह जो बिंदु है ये T है, T बिंदु, और इसके बाद B बिंदु, और बीच में G, और जो कीमत रेखाएं मैंने खींची हैं वह है P A, दूसरी वाली है PB, ये वाली PB, अब देखिए यहीं पर आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने आपके समक्ष रेखा चित्र बनाया है, यह रेखा चित्र बढ़ती हुई लागतों के लिए बनाया है। किसके लिए? बढ़ती हुई लागतें। अब देखिए रेखा चित्र में जो मैंने आपके समक्ष तैयार किया है, इस रेखा चित्र के माध्यम से इसमें दो समान आर्थिक आकार के देश हैं, यानी एक ए है और दूसरा बी देश है। इन दोनों के मध्य जो व्यापार है, उस व्यापार की जो स्थिति है, वह स्थिति की जो रेखा है वह मैंने आपको रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट की है। और इस रेखा चित्र में ए देश का जो उत्पादन संभावना वक्र है वह क्या है? ए, बी और सी है। क्या है? ए, बी और सी है। कौन सा? ए, बी, सी। किसका है? ए देश का उत्पादन संभावना वक्र क्या है? ए, बी, सी, तथा बी देश का जो उत्पादन संभावना वक्र है वह, बी देश का उत्पादन संभावना जो वक्र है वह कौन सा होगा? डी, ई और एफ होगा। डी, ई, एफ, डी, ई, एफ है। उत्पादन संभावना वक्रों का जो आकार है वह यह बताता है कि ए देश की उत्पादन की जो संभावना है वह वाई वस्तु के उत्पादन में तथा बी देश उत्पादन संभावना एक्स वस्तु के उत्पादन में अधिक है। व्यापार से पूर्व ए देश में उत्पादन एवं उपभोग जी बिंदु पर क्या होता है? जी बिंदु पर, तथा बी देश में एच बिंदु पर क्या होता है? उत्पादन किया जाता है। अर्थात जी व एच बिंदु से पूर्व साम्य की अवस्था है। साम्य हेतु उत्पादन संभावना जो रेखा है वह कीमत रेखा व उदासीनता रेखा का जो स्पर्श होना आवश्यक होता है, जो दोनों ही जगह स्पर्श होता है। और यहाँ ए देश के साम्य बिंदु जी पर उत्पादन जो संभावना रेखा है वह एसी को कीमत रेखा पी ए, क्या? पी ए उदासीनता वक्र रेखा IC स्पर्श करती है। और बी देश साम्य बिंदु H पर उत्पादन संभावना जो रेखा है वह DF को कीमत रेखा PB पर क्या करती है? उदासीनता रेखा IC0 को स्पर्श करती है। स्पष्ट है कि ए देश
व बी देश की जो कीमत रेखा है वह कीमत रेखा का ढाल समरूप नहीं है, और ए देश की कीमत रेखा पी ए का जो ढाल है वह सापेक्षिक रूप से प्रपाती यानी स्टेपर है जो एक्स वस्तु की सापेक्षिक कीमत रूप से या एक्स वस्तु की सापेक्षिक रूप से उच्च इकाई लागत को वाई वस्तु की सापेक्षिक रूप से निम्न इकाई लागत को निरूपित करता है। बी देश की जो कीमत रेखा है वह पीबी का ढाल सापेक्षिक रूप से चपटा यानी फ्लैटर होता है, और जब यह फ्लैटर होता है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि एक इकाई वाई वस्तु की उपस्थिति या उत्पादित करने के लिए एक इकाई एक्स वस्तु को उत्पादित करने की लागत से कम है, और लागत के आधार पर ए देश वाई वस्तु का तथा बी देश एक्स वस्तु का उत्पादन एवं निर्यात होगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो रेखा है, जो एम और एन रेखा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो रेखा है वह एम एन है। एम एन इस प्रकार खींची गई है कि यह ए व बी देश के उत्पादन संभावना जो वक्र हैं उन वक्रों को क्रमशः बी और ई बिंदुओं को स्पर्श करते हुए जाती है। इससे यह आशय है कि ए व बी देश में उत्पादन एक्स व वाई वस्तु की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के प्रत्युत्तर द्वारा परिवर्तित होता है, अर्थात ए देश में उत्पादन बिंदु जी से बिंदु बी की ओर होने लगता है। बिंदु जी से बी की ओर उत्पादन का विवर्तन होना यह सूचित करता है कि साधन एक्स वस्तु के उत्पादन से हटाकर वाई वस्तु के उत्पादन में लगाए जाएंगे, और यहाँ दूसरी ओर बी जो देश है उसमें उत्पादन बिंदु व्यापार के पूर्व एच बिंदु से हटाकर व्यापार के उपरांत ई बिंदु की ओर विवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एच से हटाकर ई बिंदु की ओर विवर्तित हो जाते हैं, और जब यह विवर्तित हो जाते हैं तो बी देश वाई वस्तु की अपेक्षा एक्स वस्तु के उत्पादन में साधनों को लगाता है। निष्कर्षतः अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक्स व वाई वस्तु जो हैं उन वाई वस्तु की सापेक्षिक जो कीमतें हैं उन कीमतों में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों में विश्व के संसाधनों का दो वस्तुओं के प्रसंग में अधिक विवेकपूर्ण पुनर्आवंटन होता है, और जब ये पुनर्आवंटन होता है तो जिसके परिणाम स्वरूप विशिष्टीकरण बढ़ जाता है। विशिष्टीकरण बढ़ जाने से फिर क्या होता है? बढ़ती हुई जो लागतों की दशाएं हैं उन दशाओं में यह ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि दो देशों द्वारा किए जाने वाले या किए जा रहे वस्तुओं के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं किया जाता, और जब पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं किया जाता है तो पूर्ण विशिष्टीकरण केवल तब संभव होता है जब स्थिर प्रतिफल का नियम लागू हो, और स्थिर प्रतिफल का नियम लागू होने पर बढ़ती हुई जो लागतें हैं उन लागतों की दशा में के अधीन अपूर्ण विशिष्टीकरण की जो दशा है वह संभव होती है। और इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं, साथ ही अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पूरे जो चैप्टर है इस पूरे चैप्टर को जो मैंने चैप्टर का नाम दिया हुआ है शुरू में ही वह है हेवलर का अवसर लागत सिद्धांत व्यापार संतुलन का जो नव क्लासिकल विश्लेषण है। इस नव क्लासिकल विश्लेषण के अंतर्गत मैंने आज आपको दो दशाओं का अध्ययन कराया है, और तीसरी दशा का जो अध्ययन है वह अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। और इन सभी के जो वीडियो पड़े हैं इन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इनका शॉर्ट डाला हुआ है, आप उनको भी अध्ययन कर सकते हैं। और इसके साथ ही BA थर्ड ईयर वालों के लिए
बीए सेकंड ईयर जिनका थर्ड सेमेस्टर है उनके लिए भी यह पेपर कंपलसरी है। इसलिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों का जो सॉल्यूशन है मैं आपके लिए वीडियो में लगातार डाल रहा हूं। आप सभी उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।